हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी सिविक्स की बुक जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसका लेसन नंबर 1 विविधता की समझ यानी कि सेंस ऑफ डाइवर्सिटी या अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए 3 चित्र दिख रहे हैं 3 चित्र। ये तीनों चित्र अलग अलग दिख रहे हैं एक दूसरे से, और मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में अपना खुद का चित्र बनाना है। तो आपका जो चित्र बनाओगे आप, या आप जो भी चित्र बनाओगे, वो इन तीनों से अलग होगा, और ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सबका चित्रकारी करने का या ड्राइंग करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, जिस तरह मतलब हमारी ड्राइंग में अलग अलग है। इसने किसी बच्चे ने ऐसी ड्राइंग बनाई, किसी बच्चे ने ये बनाई, किसी ने ये बनाई, आप कोई और बनाओगे। उसी तरीके से हमारे रंग रूप खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाहर जाते समय मैं खालिस्तान पहनना पसंद करती हूँ। अब कोई बच्चा कहेगा मुझे स्कर्ट पहनना पसंद है, कोई कहेगा मुझे जीन्स पहनना पसंद है, कोई कहेगा मुझे फ़्रॉक पहनना पसंद है। तो सबकी अलग अलग पसंद होगी। मैं घर में खालिस्तान में बात करती हूँ, कोई कहेगी मैं हिंदी में बात करती हूँ, कोई अपने घर में इंग्लिश में बात करता है, कोई चाइनीज़ में करता है, कोई पंजाबी में करता है। तो सबका अपने अपने तरीके से बात करने का अलग अलग। हर बच्चा एक लैंग्वेज में बात तो करेगा नहीं अपने घर में। तो वही सब चीज़ें, मेरा पसंदीदा खेल, किसी का क्रिकेट, किसी का हॉकी, किसी का बैडमिंटन, किसी का फुटबॉल, तो वही सब चीज़ें अलग अलग होंगी, वही विविधता का रूप है। आज जैसे इसमें लिखा है, आपकी कक्षा में अलग अलग बच्चे होंगे और वो अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे। मतलब हर बच्चा अपने घर की भाषा बोलता होगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो। ऐसे ही इसमें है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। इस कहानी में देखो, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि एक लड़का होता है इस कहानी में, उसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, और वो लड़का जो होता है वो जनपद पर अखबार बेचता था, और वहाँ पर एक साइकिल वाला गुजरता है। तो वो उसे अखबार देने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। थोड़ी बहुत हिंदी बोलता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश, यानी मिला जुला के बोलता है। तो अखबार वाला जो दूसरा लड़का होता है वो अखबार वाले से कहता है कि मुझे हिंदी का अखबार दो। तो वो लड़का पूछता है अखबार वाला कि आपको हिंदी आती है? तो कहता है हाँ मुझे हिंदी आती है। तो कहता है लगते तो आप अंग्रेज हो। कि नहीं, मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, और मैंने स्कूल में जो और सब्जेक्ट्स है उनके साथ हिंदी भी पढ़ी है। अब वो लड़का जो अखबार बेचने वाला होता है वो सोचता है सब्जेक्ट क्या होता है। तो उस दिन तो लाल बत्ती से हरी हो जाती है, और वो जो दूसरा लड़का होता है वो चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर पूछता है अखबार बेचने वाला उस लड़के से कि भैया ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो वो जब सब्जेक्ट वर्ड जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है प्रजा, उसके रूप में उसका प्रयोग, यानी उसके अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा हो। तो वो जो लड़का होता है वो बताता है कि सब्जेक्ट शब्द का मीनिंग कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधित होता है। और उसके बाद लाल बत्ती हो जाती है। तो वो उससे पूछता है लड़के से, अखबार वाले से, कि तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो कहता नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, और जब मैं आपका जितना इस साइकिल की आपकी जो गद्दी है इसके बराबर था, साइकिल की जो आपकी सीट है इसके बराबर था, तब से मैंने अखबार बेचना शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। तो उसने पूछा कि आपकी माँ कहाँ है अभी? तो वो बताता है कि मेरी माँ जो है मेरठ में है और उसके साथ। वो इतना ही बता पाता है। इतनी देर में बत्ती लाल हो जाती है और वो जो लड़का होता है साइकिल वाला वो चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर मिलता है और उससे बोलता है, जो अखबार वाला लड़का होता है उसका नाम समीर होता है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और वो उससे पूछता है जो साइकिल वाला लड़का होता है उससे कि आपका नाम क्या है? तो साइकिल वाला लड़का कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। तो साइकिल वाला लड़का जो होता है कि तुम्हें पता है समीर का मतलब क्या होता है? तो कहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। वो लड़का जो साइकिल वाला होता है वही बताता है, समीर का अर्थ है हवा और पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। तो जो अखबार वाला लड़का होता है वो कहता है आप समीर 1 और मैं समीर 2, यानी कि हम दोनों का नाम ऐसे रखेंगे। तो मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर 2। अब वो छोटा सा हाथ मेरे साथ मिला और मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है वो लड़का बताता है, जो समीर
एक होता है, उसको समीर दो बताता है, यानी जो अखबार वाला लड़का होता है वो साइकिल वाले लड़के को बताता है कि मेरठ में जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं और मेरा सारा परिवार वहीं रहता है और मैं मुस्लिम हूँ। और उसकी आंखें भर आती हैं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। उसके बाद वो नेक्स्ट डे वो लड़का जो अखबार बेचने वाला होता है वो उस समीर एक को कभी भी नहीं मिलता है और ना ही कभी कोई अखबार या कोई भी हिंदी या इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी अखबार उसे ये नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। समीर एक यानी उसको ढूंढता रहता है। अब देखिए उन दोनों में क्या क्या अंतर था। समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी और समीर दो हिंदी बोलता है। दोनों की भाषाएं अलग है फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। वहीं उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। समीर एक हिंदू था और समीर दो मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों के खाने पीने, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। दोनों का खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। जैसे समीर एक जो था वो स्कूल में पढ़ाई की जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने अपने इलाके में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए या जिनके पास भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, ये किसका रूप है? गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कि जो लोग जिनके पास ना खाने के लिए अच्छा भोजन हो, ना रहने के लिए ज़मीन हो, ना पैसे जैसे संसाधन हो, मतलब बराबरी के अवसर ना हो, जैसे गरीब कह सकते हो आप। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता के रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता और गैर बराबरी का रूप है। अब इस बात है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। विविधता जो आप जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त थे, वैसे आपकी भी कुछ सहेलियाँ होंगी। उनके घर आपने कुछ खाया पिया भी होगा, उनके कपड़े भी पहने होंगे, उनके साथ आप रहे भी हैं, आपने उनकी भाषा को भी समझा होगा और थोड़ी बहुत उनकी भाषा को सीखा भी होगा, वो कैसे बोलती हैं, उनके त्यौहार भी मनाए होंगे। तो यानी कि आपने अपनी फ्रेंड के साथ जो भी किया है, आपकी फ्रेंड ने आपसे जो भी सीखा वो विविधता का ही रूप है। उसके बाद देखते हैं भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। यानी कि अगर हम वास्तव में सोचें तो हम सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सबके त्यौहार मनाने का अपना अपना तरीका है। त्यौहार सब मनाते हैं। मुसलमान लोग ईद मनाते हैं, हिंदी लोग दिवाली मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सब अलग अलग त्यौहार मनाते हैं अपने अपने। पंजाबियों में लोहड़ी, ठीक है। तो मतलब सबका अपना अपना त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, लेकिन वो त्यौहार सबके आते हैं। ऐसे ही हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, इंजन, हवाई जहाज़, बस, कार कुछ भी नहीं था, तब भी लोग यात्रा करते थे एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन तब कैसे यात्रा करते थे? तो घोड़ों पे या पैदल या ऊँट पे, जैसे आपने बचपन में ऊँट की सवारी भी की होगी, या पानी के जहाज़ में। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। यानी कई बार जो है सूखा पड़ गया इसलिए छोड़ना पड़ता था अपना घर, कई बार अकाल के कारण, कई बार पेट भर भोजन नहीं मिलता था इसलिए छोड़ना पड़ता था, कई बार युद्ध हो गया इसलिए छोड़ना पड़ता था। जब वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाकर बसते थे तो कुछ वहाँ के रीति रिवाजों को अपनाते थे, कुछ वहाँ का खान पान, कुछ वहाँ का रहन सहन अपनाते थे, कुछ अपना रहन सहन रखते थे। और मतलब कुछ काम वो अपने या कुछ चीज़ें वो अपने तरीके से करते जो अपने यहाँ करते आए हैं, कुछ वो नया सीखते थे। तो इन दोनों को मिला के यानी कि धीरे धीरे मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, अब जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास में देखते हैं, एक तो हम देखते हैं इसमें दो दिए लद्दाख और केरल। अब पहले हम मैप में लद्दाख और केरल को देखते हैं। लद्दाख और केरल कहाँ कहाँ पे है देखिए। लद्दाख जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पूरा लद्दाख है।
अभी इसको जम्मू कश्मीर से अलग किया गया है फ़िलहाल ही। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका बिल्कुल ऊपर, ये टॉप पे ये वाला पूरा हिस्सा लद्दाख में है। और जो आपका ये नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये जो यहाँ से ये बस ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने पेंसिल से कलर किया है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका केरल है। एक बिल्कुल ऊपर उत्तर में तो एक दक्षिण में, बिल्कुल एकदम विपरीत है दोनों के। तो अब इनके बारे में देखते हैं। लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं मिलता, यहाँ पे लोग बर्फ़ का पानी बना के यूज़ करते हैं गर्मियों में पीने के लिए। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे खेती भी नहीं होती। ये लोग एक स्पेशल यानी कि एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं और उस भेड़ से पश्मीना ऊन मिलता है और उसी ऊन को इकट्ठा करके और कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं और जिससे पश्मीना शॉलें तैयार की जाती हैं जो कि बहुत महंगी मिलती हैं। यहाँ के लोग देखो पश्मीना शॉल एक लेडीज़ तैयार कर रही है, ये यहाँ पे यहाँ का जो ये वाला पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका कैसा होता है लद्दाख में दिखाया गया है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, जो खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं और हर परिवार गाय, बकरी और याक पालता है यानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रेगिस्तान है तो व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। यहाँ पे व्यापारी बहुत आते हैं और ये व्यापारियों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिससे आज तिब्बत के लद्दाख जो है उसको आज छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और लद्दाख में मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि यहाँ से जो काफ़िले आते थे वो लेकर के जाते थे। क्या लेकर जाते थे काफ़िले? मसाले, कच्चा रेशम और दरिया। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागर वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके बाद देखते हैं केरल। केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। दक्षिण पश्चिम कोने मैंने आपको मैप में दिखाया था। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है, देखिए यहाँ पे ये इधर जो है ये पूरा ये समुद्र है, ये केरल है, इसके इधर समुद्र है और इधर जो है ये एक तरफ समुद्र से घिरा है और ये दूसरी तरफ इसके पहाड़ियों से, दूसरी तरफ से जो है एक तरफ समुद्र से उधर से पहाड़ियों से घिरा है ये। तो ये पहाड़ी जो है पहाड़ी वाले इलाके पर है, पहाड़ियों पर जो है मसाले जैसे काले मिर्च, लौंग, इलायची उगते हैं और मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, यानी कि यहाँ पे बहुत व्यापारी आते थे। सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे? अरबी और यहूदी व्यापारी आए, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और उन्होंने ही यानी संत थॉमस ने ही ईसाई धर्म को भारत में लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने भी यहाँ पे अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है कि मुसलमानों समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। ओणम में एक मछली पकड़ने का जाल होता है जिसे चीनी जाल बोलते हैं। ये देखिए, सॉरी ओणम में नहीं, ओणम तो यहाँ का एक त्यौहार होता है। जो केरल है यहाँ पे चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीनी वाला कहते हैं। ये वाला जो जाल है इसे चीनी वाला कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ओणम जो होता है इनका ये त्यौहार है, यहाँ पे फेस्टिवल जो इनका बनता है यहाँ पे नाव प्रतियोगिता के लिए, और केरल में ओणम मनाया जाता है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ आए तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इसके बाद तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं ये लोग इस्तेमाल करते हैं बर्तन? चीना चट्टी। तलने के लिए जो लोग केरल के लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। चीन में हुई होगी जब चीना चट्टी कह रहे हैं तो ये लोग। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल। अब देखिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, यानी बिल्कुल अलग अलग दिखाई गई है, वहीं देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ पे केरल में तो मसाले खेती संभव बनाई और लद्दाख में क्या हुआ? ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा।
इस तरह से पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। और उसके बाद था विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग इकट्ठे थे। एकजुट होकर इन्होंने आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अब यहाँ पे ये कविता दी गई है, एक गीत दिया गया है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में गाया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था उसने निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो कि एक बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो यहाँ पे महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। और ये गीत जो है वो उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। देखिए, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली। बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं। दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ये वाली जो कहानी, ये गीत लिखा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहीं पे गाया गया था और वहीं के बारे में लिखा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जो झंडा है जो हमारा आज का ये वाला, इस झंडे की जो परिकल्पना की गई थी वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही की गई थी। और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों को खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यानी अनेकता में एकता, यानी कि अनेक लोग मिलकर के एक साथ, एकता मतलब एक साथ रह सकें, यानी अनेकता में एकता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही अभिव्यक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हमारा राष्ट्रगान रचा है उसमें भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, आप इस लेसन को दोबारा पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिए।